हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे देख रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 66 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो इसमें भी अगेन मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वही यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि संधिश जातहरणी किसे बोला है का पर्याय क्या है? परिगर्भिका को भी बोलते हैं। ठीक है, तो सदंसी जातहरणी क्या है? परिगर्भिका को कहते हैं। पिशाची जातहरणी गर्भ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें श्लोक आता है कश्यप का कि जातमपत्यम तु यस्य सद्यो विनिश्यति। ठीक है, ये जो है कश्यप का श्लोक है। कश्यप अनुसार दंत संपत है 15, तो कश्यप के अनुसार दंत संपत 15 है। अप्रशस्त जो दंत है वो 5 बताए गए, तो अप्रशस्त दंत 5 बताए। फिर पुत्र जननी पर्याय है लक्ष्मणा का, तो पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का पर्याय है, ये चीज़ याद रखना। नवायास लौह के घटक 10 बताए गए हैं। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, 9 भाग, अयोरजा। ठीक है, अनुपान क्या है इसका? मधुसर्पी है। काल मेघ नवायस लौह का वर्णन किसने किया है? तो काल मेघ नवायस लौह का वर्णन यादवजी त्रिकम ने किया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? तो विकल्प संप्राप्ति है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? विकल्प संप्राप्ति है। शुक धान्य के भेद कितने बताए गए हैं? तो शुक धान्य के 15 भेद बताए गए हैं। शहद सेवन का निर्देश है वर्षा ऋतु में, तो शहद सेवन का निर्देश कब है? वर्षा ऋतु में। मधु के विषय में बताए गए हैं पान भोजन संस्कारानाम प्राय छौद्रान्वितम भजेत, यानी कि वर्षा ऋतु में खान पान की सभी चीज़ें बनाते समय उनमें मधु जो है वो अवश्य मिला देना चाहिए। फिर मंथ सेवन का निर्देश बताया गया है, तो ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ का प्रयोग करना चाहिए। तो मंथ सेवन का निर्देश है ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ का प्रयोग करना चाहिए। शर्करा युक्त शीतल सत्तू का सेवन करना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टीकाओं के विषय में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि शिवदास सेन की जो टीका है, तो शिवदास सेन की टीका है चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर है, तो चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर है। तत्व चंद्रिका जो है चक्रदत्त पर चिकित्सा स्थान। तत्व बोधन व्याख्या, तो तत्व बोधन व्याख्या अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र पर। ठीक है, तो अष्टांग हृदय पर उत्तर तंत्र पर तत्व बोधन व्याख्या। और तत्व बोधनीय यह रस रत्न समुच्चय पर है, तो तत्व बोधनीय रस रत्न समुच्चय पर है। तो ये शिवदास सेन की टीका है। फिर वृंद माधव या वृंद संग्रह, तो वृंद माधव या वृंद संग्रह के विषय में बात करें तो वृंद ने 9वीं सदी में स्नायुक रोग एवं ये वत्म रोग है। ठीक है, इसके लक्षणों का सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो स्नायुक रोग और वत्मगत रोगों के लक्षणों का सर्वप्रथम वर्णन इसी वृंद माधव या वृंद संग्रह में मिलता है। सोढ़ल जो है वो अर्क कल्पना तथा कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो सोढ़ल में क्या है? अर्क कल्पना। ठीक है, और कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। योग रत्नाकर के रचयिता मयूर पद भिक्षुकृत 17वीं सदी। शीत प्रमेह, उत्पुल्लिका, मंथक ज्वर तथा भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेत्र रोग में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है, तो नेत्र रोगों में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है। भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल हैं, कौन सा? पापोदक, रोगोदक, अंशुकोदक और आरोग्यदायक। तो भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशोदक और आरोग्यदक। अंशोदक को अंशोदक नाम दिया गया है। फिर राजनिघट्टू या अभिधान चूड़ामणि नरहरि पंडित के द्वारा लिखा गया है, तो राजनिघट्टू या अभिधान चूड़ामणि इसके रचयिता कौन है? नरहरि पंडित 17वीं सदी। निघट्टू शेष तथा अभिधान चिंतामणि इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र 12वीं सदी में लिखा गया। और शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार श्रेष्ठ है, ये किसने बोला है? तो सुश्रुत ने बोला है। तो शस्त्र अनुशस्त्रे क्षार प्रधानम, यह किसका कथन है? सुश्रुत के है। जबकि जलौका अनुशस्त्राणाम यानी कि अनुशस्त्रों में जलौका श्रेष्ठ है, ये चरक ने बोला है। फिर यहाँ पे कुछ
शलाक्य के पॉइंट से याद रखना कि खंडौष्ठ में कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है, ये वांगभट्ट ने बताया। तालुपाक में भी वात दोष होता है, ये सुश्रुत ने बताया। ठीक है। जबकि खंड तालु में, तो खंड तालुक में क्या होता है, वात पित्त दोष होते ही सुश्रुत ने बोला। तो खंड तालुक में वात पित्त दोष होते ही सुश्रुत ने बोला। साथ ही साथ तालु कंटक में कफज दोष होते हैं, वांगभट्ट ने बोला। तो तालु कंटक में कफज दोष होते हैं, वांगभट्ट ने बोला। मस्तुलुंग क्षय के कारण वायु तलवास्थि को दबा देता है। तो मस्तुलुंग क्षय के कारण जो वायु है वो तलवास्थि को दबा देता है। तालु मास में कुपित तालु कट कर रोगों को उत्पन्न करती है। तो तालु मास में कुपित तालु कंटक कर कट कर रोगों को उत्पन्न करती है, कंटक कर रोगों को उत्पन्न करती है। मतलब तालु मास में कुपित जो वायु है वो तालु कंटक रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है। फिर शल्य चिकित्सक के 6 गुण बताए गए हैं। शौर्य, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षणम, अस्वेद विपथु, असमूहस्य वैद्य से शस्त्र कर्माणि शस्येत। ठीक है। तो शल्य चिकित्सक के 6 गुण हैं। शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षणम, अस्वेद विपथु, असमूहस्य वैद्य से शस्त्र कर्माणि शस्यते। कुमारागार की विधि बताया गया है। कुमारागार की जो विधि है चरक ने बताया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चिल्ड्रन वार्ड और कुमाराधार यानी कि मेल नर्स ऑफ चाइल्ड, इसका वर्णन वांगभट्ट द्वारा किया गया है। फिर पागल कुत्ते की जड़ी किसे बोलते हैं, तो नीलिका को बोला जाता है। नीलिका को क्या है, पागल कुत्ते की जड़ी बोलते हैं। क्षार निर्माण करना चाहिए कब, शरद ऋतु में। तो क्षार का निर्माण कब करना चाहिए, शरद ऋतु में। फिर है हरित संहिता का वास्तविक नाम क्या है, तो वैधक सर्वस्व। तो वैधक सरस्व, ये क्या है, हरित संहिता का वास्तविक नाम है। तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में है। तो तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में। सर्वार्थ सिद्धि अंजन पाप रक्षो विषापहम का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में हुआ है। यशत के विषय में बताया गया कि मदन पाल निघट्टू में सर्वप्रथम नामता वर्णन है। तो यशत का मदन पाल निघट्टू में सर्वप्रथम नामता वर्णन है। वैसज्य रत्नावली में 75 अध्याय हैं। यह ग्रंथ गोविंद दास द्वारा रचित है। तो वैसज्य रत्नावली में 75 अध्याय हैं। यह ग्रंथ गोविंद दास द्वारा रचित है। ऊर्ध्वगुद रोग का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में हुआ है। तो ऊर्ध्वगुद रोगों का वर्णन सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह में हुआ है। सम्राट अशोक को हुआ था ये रोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है, तो सबसे प्राचीन संहिता है ब्रह्म संहिता। ठीक है। लक्ष्य श्लोकामी यानी कि 1,00,000 श्लोक व 1,000 अध्यायों से युक्त ये संहिता है। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी है, तो क्षारपाणी संहिता है। तो भूलोक की जब पूछा जाए सबसे बड़ी संहिता, तो वो क्षारपाणी संहिता है जो अप्राप्त है। विषयों का सर्वप्रथम चिकित्सकीय उपयोग अष्टांग संग्रह में बताया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद पंचानन कहा गया है। तो आयुर्वेद पंचानन जो है वो पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को बोला गया है। आवर्षणीय काल की अंतिम संहिता कौन सी है, तो आवर्षणीय काल की अंतिम संहिता है आयुर्वेद विज्ञान। विनोद लाल सेन गुप्त 19वीं सदी, 4 स्थान, 216 अध्याय। अष्टांग संग्रहकार रस वृद्धि से श्लेष्म विकार की एवं रक्त वृद्धि से पित्त विकार की उत्पत्ति मानते हैं। तो अष्टांग संग्रहकार के हैं रस वृद्धि से श्लेष्म विकार की और रक्त वृद्धि से पित्त विकार की उत्पत्ति मानते हैं। फिर आश्रय व आश्रयी संबंध तथा क्षय वृद्धि के विषय में ये जो है इसका सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत का जो श्लोक है ये अष्टांग संग्रह ने दिया। तो आश्रयी यानी कि दोष, आश्रय मतलब धातु और मल, इनके संबंध तथा क्षय वृद्धि की जो चिकित्सा है, चिकित्सा सिद्धांत है, अष्टांग संग्रह ने दिया। तो ये श्लोक है आपका, तत्र स्थानीय स्थितो वायु अकृक स्वेदयो पित्तम शेषेस्तु श्लेष्मा, ये चीज याद रखना। फिर वात जो है उसके स्थान क्या है, उसका धातु कौन सा है, तो वात का जो धातु है आपका अस्थि। ठीक है, वृद्धि होने पर क्या होता है, वात की वृद्धि होने पर वृहण होता है और वात का क्षय होने पर लंघन होता है। इसी प्रकार पित्त का जो धातु है
स्थान है वो है रक्त, मल है इसका स्वेद, वृद्धि की चिकित्सा क्या करना है, ठीक है, तो वृद्धि की चिकित्सा में आपका बताया गया तर्पण करना है, और क्षय की चिकित्सा में संतर्पण करना है। इसी प्रकार कफ में कौन सा होता है, तो धातु में रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। मल कौन सा है, पुरुष और मूत्र। वृद्धि होने पर क्या करते हैं, आप तर्पण करते हैं, और क्षय होने पर संतर्पण करते हैं। फिर है स्वर्ण द्वीप शब्द आया है मलेशिया के लिए, तो स्वर्ण द्वीप शब्द किसके लिए है, मलेशिया के लिए। रत्न द्वीप शब्द किसके लिए है, श्रीलंका के लिए, तो रत्न द्वीप शब्द किसके लिए है, श्रीलंका के लिए। चाय के लिए आयुर्वेद विज्ञान में श्यामापर्णी और शालिग्राम निघट्टू चास शब्द आया है, तो चाय के लिए आयुर्वेद विज्ञान में श्यामपर्णी और शालिग्राम निघट्टू चास शब्द आए हैं। पाचन क्रम में अग्नियां जठराग्नि, फिर भूताग्नि, फिर धात्वाग्नि होता है। वात का प्राकृतिक रस का वर्णन, वात के प्राकृतिक रस तथा वर्ण है, ठीक है, तो वात का प्राकृतिक रस और वर्ण कौन सा है, तो कसाय रस है, और वर्ण जो है अव्यक्त या स्यावर्णक है। पित्त का प्राकृतिक जो रस और वर्ण है तो कटु रस है, वो पित्त वर्ण है। कफ का प्राकृतिक रस और वर्ण है मधुर और श्वेत। वात का वैकृत रस कटु है, पित्त का वैकृत रस अम्ल, और कफ का वैकृत रस वात का वैकृत रस कटु है, पित्त का वैकृत रस है अम्ल, और कफ का वैकृत रस मतलब कफ का जो वैकृत रस है ये सभी क्या है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कफ का वैकृत रस जो है वो क्या है, अम्ल रहते हैं, ठीक है। पित्त जो है वो कफ का कटु रस है, ठीक है। तो ये वैकृत रस का लक्षण ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर त्रिफला के पर्याय के विषय हम बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिफला का जो पर्याय है वो क्या है, तो इसे फलत्रिक बोला जाता है, श्रेष्ठा बोला जाता है, वर तथा उत्तमा बोला जाता है। फिर अमृत संभव पर्याय किसका है, तो अमृत संभव जो है अमृता का धन्वंतरी निघट्टू के अनुसार है, ठीक है। फिर कपि पिपली पर्याय है अपमार्ग, तो कपि पिपली किसका पर्याय है, अपमार्ग का। ग्रहणीहर पर्याय है लवंग का, तो ग्रहणीहर किसका पर्याय है, लवंग का। अर्जुन व अमृत कलश का प्रयोग करते हैं कौन सा, इस्चीमिक हार्ट डिसीज में, ठीक है। तो अर्जुन व अमृत कलश का प्रयोग करते हैं इस्चीमिक हार्ट डिसीज में। करवीद व हृदपत्र का प्रयोग करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो करवीर व हृदपत्री का प्रयोग करते हैं CHF में। करवीर का प्रयोग करते हैं CCF में, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, तो करवीर का प्रयोग करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। लहसुन का प्रयोग करते हैं तो हाइपरलिपिडीमिया में, तो लहसुन का प्रयोग करते हैं हाइपरलिपिडीमिया में। हृदपत्री रुद्राक्ष, ठीक है, तो हृदपत्री और रुद्राक्ष इनको रक्त दाब विरोधी बोला गया है, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है हृदपत्री और रुद्राक्ष। फिर श्रेष्ठ वायु है, तो श्रेष्ठ वायु चरक तथा वांग भट्ट ने प्राण वायु को बोला है, तो श्रेष्ठ वायु चरक तथा वांग भट्ट ने प्राण वायु को बोला है। उत्तम वायु जो है सुश्रुत ने उदान वायु को बोला है, तो उत्तम वायु उदान वायु को बोला है। फिर रंजक पित्त के स्थान की विषय बात करते हैं, तो यकृत यह सुश्रुत ने बताया है रंजक पित्त के स्थान, यकृत सारंधन ने बताया है, अमाशय वांग भट्ट ने बताया है। तो अमाशय आश्रय पित्तम रंजक रसंजना, ठीक है, ये रंजक पित्त का स्थान बताया गया। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।